जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और जितने भी कंसेप्चुअल वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें, क्योंकि जो भी ये टॉपिक हम आपके सामने रख रहे हैं बहुत ही ऑनेस्टली तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, कन्फाइंड में पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को आपको हम कवर करवा दें। ठीक है, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए और एनसीईआरटी जो 10 एंड 12 से मैक्सिमम पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए, चाहे आप दरोगा का देखोगे चाहे बीएसएससी का देखोगे, तो 10 एंड 12 का एनसीईआरटी जो है साइंस का हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है, वो है ये कि चीजों को लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपको बिहार में बनना है दरोगा और बिहार का किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और चीज जो हम हमेशा कहते हैं, आपका स्टेटस का क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए, डायरेक्टली आपके वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे। अभी आप दरोगा का देख चुके, 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली स्टेटस से आए थे। तो जो नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप का, स्टेटस में जो क्वेश्चंस डालते हैं बेहतरीन है, उसको आप जरूर नोट डाउन करना स्टार्ट करें। पूरा ये सीरीज है तो जितना भी पहले का आपको करवा दिया गया वो आप जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम दरोगा में आया हुआ है। ठीक है, और उसको लेके आप लोग काफ़ी चिंतित भी थे कि सर हर जगह आंसर कुछ और बताया जा रहा है, तो वो सब चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चंस को हमने लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मिक्सचर को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, और ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे, तो इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि बेसिक से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए और उसको हम लोग चीज़ों को एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, हर एक चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो एकदम शांतिपूर्वक बैठिएगा और चीजों को लिखते हुए चलिएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, वो है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का, यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि रसायन विज्ञान का जो पिता है किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हो, डेमेट्री मेंडलीव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन हो जाएगा आपका, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, जो लेवोजियर जी थे उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको दिया हुआ है डेमेट्री मेंडलीव। ठीक है, तो मेंडलीव से आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो आपका फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो जिसमें टोटल 108 आपने एलिमेंट तत्वों पढ़ा है। ठीक है, तो फादर ऑफ जो पीरियोडिक टेबल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, प्लस यहाँ एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डेमेट्री मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मोजले ने दिया था। ये दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चंस पूछा गया है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपको याद रखना है डेमेट्री मेंडलीव। ठीक है, और अगर आपको पूछे, ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, ठीक है, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया है, तो आपको याद रखना है मोजले ने दिया है। किसने दिया है, मोजले ने दिया है। यहां दिया हुआ है आपका अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने क्या डिस्कवर किया था, तो डायनामाइट का जो डिस्कवरी किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था एकदम। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग जो पदार्थ के कितने रूप होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें आपके लिए यहाँ लिख के मेहनत करके लाया है, तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत चीज आप सीखोगे। देखिए, यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनिट शेप। ये बीपीएससी का क्वेश्चन, डायरेक्टली ये क्वेश्चन छप चुका है। निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर। देखिए, तो यहां बोला है कि आपका आयतन क्या है, आपका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, मतलब उसका शेप निश्चित नहीं। इसका क्या होगा एग्जांपल, क्या पुस्तक होगा, क्या जल होगा, क्या ऑक्सीजन होगा, या नींबू का रस होगा। देखिए, पुस्तक जो आता है, पुस्तक, दैट मीन्स पुस्तक क्या है आपका, ये सॉलिड है, ठोस है। ठीक है, तो अगर ये सॉलिड है, अगर ये ठोस है, तो इसका क्या होगा आपका, इसका फिक्स्ड शेप होगा, मतलब आकार इसका फिक्स होगा। ठीक है, फिक्स्ड आकार होगा, शेप होगा, और इसका जो वॉल्यूम है मतलब आयतन जो है ये भी इसका फिक्स होगा। एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, ये
कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने कॉपी उठा लिया, ठीक है, तो इसका क्या है, फिक्स्ड शेप है, ये शेप है, कुछ तो इसका शेप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है इसका, ठीक है, और इसका कुछ वॉल्यूम है, फिक्स है, ये चेंज तो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सॉलिड। तो सॉलिड का क्या होता है, आपका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, मतलब आयतन भी इसका फिक्स्ड होगा और आकार भी इसका फिक्स होगा। पुस्तक क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद जल वाष्प। जल वाष्प क्या, आप तो इसको गैस में ले सकते हो, ठीक है। तो गैस का क्या होता है, ना ही आकार फिक्स होता है और ना ही इसका, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम बारीकी चीजें, ठीक है, ना ही इसका आकार फिक्स होता है ना ही इसका आयतन फिक्स होता है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, आप अपने घर में क्या यूज करते हो, गैस देखो, तो जो आप डिओड्रिन मारते हो, ठीक है, डिओड्रिन, ठीक है, तो उसका क्या आकार फिक्स है। आप जैसे ही आपने स्प्रे मारा, आपके पूरे रूम में फैल गया। अगर छोटी जगह में स्प्रे मारोगे तो उसी एरिया में वो फैलेगा, सिंपल है। सेंट मारते हो ऐसे करके, वो भी गैस के फॉर्म में होता है। सेंट अगर पूरे रूम में मारोगे तो पूरे रूम में फैल गया, उसका आयतन फिक्स नहीं है। अगर किसी छोटे से बस या आप कार में मारोगे तो कार के अंदर फैल जाएगा, मतलब उसका क्या आयतन फिक्स नहीं है, ना ही उसका शेप फिक्स है। एकदम प्रैक्टिकल बातें मैं समझा रहा हूं। तो ना ही इसका आयतन फिक्स है ना ही इसका शेप फिक्स है। उसके बाद ऑक्सीजन का भी वही, ये गैस में आ जाएगा। उसके बाद है नींबू का रस। नींबू का रस क्या होगा, तो ये लिक्विड होगा। क्या होगा, ये तरल पदार्थ है। अब लिक्विड का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका आकार फिक्स नहीं बट वॉल्यूम फिक्स है। जैसे कि ये मान लो, ये क्या है, 1 लीटर का क्या है, फ्लास्क है, ठीक है, 1 लीटर का फ्लास्क है। तो अगर इसमें हम लोग 1 लीटर पानी डालते हैं तो इसमें भी 1 लीटर रहेगा, या किसी जग में भी डाल देंगे तो इसका वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम इसका फिक्स है। अगर इसमें रखे तभी भी 1 लीटर, जग में रखे तभी भी 1 लीटर, बट इसका शेप फिक्स नहीं है। अगर इसमें रखेंगे तो ये इसका आकार ले लेगा, जग में रखेंगे तो जग का आकार ले लेगा। तो जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनका आयतन तो फिक्स है, उनका वॉल्यूम तो फिक्स है, बट उनका आकार फिक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लेमन रस, जिसका क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसका शेप फिक्स नहीं। मैं इतना क्यों डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप एक एक क्वेश्चन से आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ने वालों में इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस तरीके से चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसका आपने समझा। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं देखिए, टोटल कितने स्टेट है मैटर के, मतलब पदार्थ के कितने स्टेट हो सकते हैं। तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, प्लाज्मा हो सकते हैं, या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। टोटल 5 स्टेट हमने पढ़ा है और मतलब साइंटिस्ट के द्वारा भी दिया गया, जिसमें से 3 प्राइमरी स्टेट आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस ठीक है। ये देखिए, अब इन तीनों में हम लोग डिफरेंस करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे जो भी पदार्थ का है, जैसे ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस हो गया। सबसे पहले प्राइमरी ये जो 3 है, ठीक है, उसके बाद 2 और आपने पढ़ा होगा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 5 टोटल पदार्थ के क्या होते हैं, आपके स्टेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका, और थोड़ा इंग्लिश में आप चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जो है, जो हिंदी वाले पेपर में भी वो इंग्लिश में लिख के देता है। बीपीएससी का पेपर उठाइएगा, आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो इंग्लिश लिखा है उस पर जरूर आप फोकस करते हो, जो मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग घनत्व का बात करते हैं, डेंसिटी का। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, और जो 2 लास्ट में बचता है उसको अलग से हम लोग पढ़ने वाले। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनत्व का। घनत्व सबसे ज्यादा किस में होता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आपको बोलना है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। तो घनत्व सबसे ज्यादा किस में है, आपको याद रखना है सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद गैस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अणुओं के बीच में, ठीक है, जो आकर्षण बल है सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें घनत्व ज्यादा होगा, उसके घनत्व ज्यादा होना मतलब क्या, उसके जो अणु है, उनके जो मॉलिक्यूल है, क्या आपस में एकदम एकदम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो किसमें ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, आपका किसमें ज्यादा होगा, सॉलिड में आपका ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करिए या आणविक आकर्षण बल का बात करिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। आपको पता है गैस का, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे कम किसमें, गैस में। इसीलिए तो गैस अगर देखते हो, गैस तुरंत फैल जाता है। आपने देखा होगा
कोई भी चीज जब गैस का बात करते हैं, ठीक है, चाहे सिलेंडर से गैस लीक होता है, तुरंत एकदम आपको पता चलता है कि क्यों, कि उसका अणु जो है बहुत ही जल्दी, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, और बहुत ही जल्दी वो आगे हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब आंतरिक आणविक स्थान जो होता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में किस को सॉलिड लिक्विड गैस का बात करते हैं, किनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो दूर दूर है उनके ही बीच में क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा। जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लग रहा है अणुओं के बीच में, तो उनके बीच ही स्पेस ज्यादा होगा। तो वही लिखा हो कि आणविक जो अंतर आणविक स्थान मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगा। तो याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा ठोस में होता है, बट आपको बोले कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो किस में होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद आपका ठोस में, ठीक है। क्योंकि ठोस क्या होता है, इसका घनत्व एकदम मॉलिक्यूल एकदम पैक रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक्सपेंशन, ठीक है, प्रसार आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसका होगा, सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसका होगा ये देखो, इसका एक्सपेंशन कुछ होगा, जितना में ये है, जितना ये अभी स्थान घेरा हुआ है इतना ही होगा, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं होगा। पर गैस है, गैस अगर थोड़ी मात्रा में भी लेते हो, अगर यहाँ रूम में छोड़ते हो तो पूरे रूम में एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन, और वही लिक्विड का बात है, लिक्विड अगर इसमें रखे हो, ठीक है, इसमें रखे हो तो इसका शेप ले लिया, इससे बड़ा वाला चीज में रखोगे तो जितना दूर तक वो जा सकता है उसमें वो क्या हो जाएगा, प्रसार जाता है पूरा। तो सबसे अगेन एक्सपेंशन जो होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में। उसके बाद विसरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा, अगेन ये होगा आपका गैस में। जैसे आप स्प्रे मारते हो तुरंत पूरा घर में एकदम गम गम करने लगता हो, क्या डिफ्यूजन है। गरम खाना आप देखते हो, ठीक है, गरम खाना जैसे गरम करते हैं तो गैस के फॉर्म में वहां से सेंट पूरे घर में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफ्यूजन का है। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में भी आपने डिफ्यूजन देखा होगा, ठीक है। डिफ्यूजन जैसे कि कोई भी कलर है, अगर बाल्टी में पानी में रखते हो तो क्या हो, फैल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो विसरण है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद आपका ठोस में। और अगर मैं बोलूं, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस में किसको सबसे ज्यादा दाब सकते हो, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो दाब सकते हो, कंप्रेस का संपीडन जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो सबसे ज्यादा संपीडन किसको, कंप्रेसिबिलिटी किसका होगा, तो गैस का होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है, किसको ज्यादा दबा सकते हो, गैस को। ये देखो दबा दिया, पर सॉलिड को दबाना इतना इजी है, नहीं दबाना इजी। तो सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आपका किसमें होता है, तो आपका गैस में। विसरण भी सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये भी गैस में होगा। बोले वो क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अब भी क्या होता है, मास तो आपका कांस्टेंट है, मतलब द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, आपको पता है। वेरी क्या होगा, वेट वेरी होता है, भार वेरी होता है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। आपका चाल जो होगा उसका, ठीक है, वेलोसिटी जो होगा उस पे डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके, किस सॉलिड लिक्विड गैस में, किसके अणुओं का, किसके मॉलिक्यूल का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। सिंपल है, गैस का, गैस तुरंत एकदम भागता है उसका मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किसका, तो वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाएगा, क्यों मैंने बोला हाफ mv²। तो m तो क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और v क्या है, आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका चाल है, ठीक है। तो चाल किसका सबसे ज्यादा होगा, किसमें अणुओं का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी ज्यादा होगा वो होगा आपका किसके मॉलिक्यूल का, गैस का। तो आपको ये भी याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। उसके बाद हम लोग शेप का बात करते हैं, शेप मतलब आकार का। तो अभी हमने बात किया शेप किसका फिक्स रहता है, तो सॉलिड का फिक्स रहता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहता है, तो नॉट फिक्स। गैस का नॉट फिक्स, इन लोगों का शेप फिक्स नहीं है। अगर घर में गैस डालोगे तो घर में पूरा घूम जाएगा, कार के अंदर गैस स्प्रे करोगे तो कार में पूरा घूम जाएगा। इसका जगह मतलब शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। वैसे ही लिक्विड का फिक्स नहीं है, जग में डालोगे जग का शेप ले लेगा, बोतल में डालोगे बोतल का शेप ले लेगा। पर सॉलिड जो है, ठीक है, ये यहां रखो तभी भी आपको यही शेप में रहेगा। आप अपने घर ले जाओ, कार में ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, सॉलिड का शेप फिक्स रहता है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम में याद रखिएगा, आयतन में सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है। बट गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहता है। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से हमने समझा दिया। क्योंकि इसका आप यहां मारोगे तो यहां पूरा वॉल्यूम ले लेगा, कार के अंदर मारोगे तो वहां पूरा वॉल्यूम ले लेगा, मतलब आयतन ले लेगा। उसके बाद ये हो गया
शेप और वॉल्यूम याद रखिए। उसके बाद एक स्टेट जो आता है, चौथा स्टेट जो आता है आपका पदार्थ का, मैटर का, वो होता है प्लाज्मा। अब बोलोगे सर प्लाज्मा क्या है, तो देखिए अगर आप सॉलिड को अगर हीट करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, बर्फ ले लो आप, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो क्या बनेगा, वो लिक्विड में चला जाएगा। बर्फ आपने लिया, बर्फ क्या है, सॉलिड है, उसमें हीट किया, वो लिक्विड में हो गया। लिक्विड को फिर हीट करोगे तो क्या चला जाएगा, आपका गैस में चला जाएगा। और गैस को भी अगर आप हीट करोगे तो जो वो स्टेट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और इस स्टेट में क्या होता है, ठीक है, जो भी प्लाज्मा स्टेट होता है उसमें जो भी आपके जो मॉलिक्यूल्स, आप हम लोग यहाँ मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हैं, मतलब अणुओं में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या बात करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे चला जाता है, तो वहां हम लोग आयन के फॉर्म में बात करते हैं। तो जो प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, पदार्थ का, जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयन वहां हम क्या बात करेंगे, आयन का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो क्या है, प्लाज्मा आपको याद रखना है एट हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा आयन के फॉर्म में। यहां स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, जहां आयन के फॉर्म में होता है। और प्लाज्मा का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका सन। सन में जो भी आपका जो सन जो है, सन के अंदर जो भी आपका मैटर है, पदार्थ है, वो कौन से स्टेट का है, तो आपको याद रखना है वो प्लाज्मा स्टेट है। चाहे सन बोले, चाहे आपका स्टार बोले, कोई भी, वो कौन से स्टेट का है, प्लाज्मा स्टेट का। और प्लाज्मा का बहुत बड़ा यूज किया जाता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। जितने बड़े बड़े आप बड़े बड़े शहर में देखते हो, दुबई में जो बड़ा बड़ा बिल बोर्ड्स लगाया होता है, न्यूयॉर्क सिटी में देखो चमकीला चमकीला बोर्ड होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें जो है गैस का जो है नियोन गैस जो है आपको वो प्लाज्मा स्टेट में यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ा वाला जो बिलबोर्ड्स होता है उसमें कौन सा स्टेट जो यूज किया जाता है, तो प्लाज्मा स्टेट यूज किया जाता है। ये चीज याद रखना है। तो ये कौन सा स्टेट होगा, जहां आयन के फॉर्म में आपको पदार्थ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने यहां लिख लिया कि पॉजिटिव आयन होगा और आपका नेगेटिव आयन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। एनर्जी इन सन, सन के अंदर जो एनर्जी होता है, चाहे स्टार, ये सब क्या है, आपका प्लाज्मा का स्टेट है। अब देखो, तो सॉलिड को अगर हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को अगर हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, और गैस को भी बहुत हीट करोगे तो जो पदार्थ है ये प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा और आयन के फॉर्म में, प्लस और माइनस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट अगर सॉलिड है और सॉलिड को भी अगर बहुत ही ज्यादा हीट एकदम घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 0 केल्विन तक पहुंचा दिया जाए, इसको क्या बोला जाता है, परम ताप बोला जाता है। परम ताप, परम ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये चीज मैंने बहुत बार बताया कि कौन सा ऐसा स्केल हो जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो अगर हमको लास्ट, ये 5वां स्टेट होता है मैटर का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, भारत के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया था, ठीक है। बट जैसा कि इंडिया को उस समय उतना वैलिडेशन मिला नहीं था, तो फिर ये अपना रिसर्च पेपर जो है आइंस्टाइन को भेजते हैं और आइंस्टाइन इसको फिर से मान्यता प्रदान करवाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये स्टेट कब होता है, जब आप सॉलिड को भी कितना एकदम ताप कम करोगे तो 0 केल्विन पे ले जाओगे, मतलब आपका परम ताप पे ले जाओगे, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ले जाओगे, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्टेट में जो पहुंचता है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। तो आपने ये समझा कि पदार्थ का बेसिकली हमने 5 स्टेट पढ़ा, प्राइमरी 3 स्टेट पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का हमने यहाँ कंपैरिजन आपको करवाया, जिससे जितने क्वेश्चंस आज तक बने सब आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमने बात किया कि 2 स्टेट और होता है, गैस के आगे प्लाज्मा होता है, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर हम लोग गैस को प्रोवाइड करते हैं तो जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, वो आपका आयन की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसका बेस्ट यूज हमने बताया जो आपका बिलवोर्ड्स में किया जाता है, और सन और जो स्टार का एनर्जी हो प्लाज्मा फॉर्म से ही निकलता है। उसके बाद हमने बताया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब सॉलिड को आप एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप पे ले जाओगे तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा फंडा था आपका स्टेट ऑफ मैटर का, पदार्थ के 5 अवस्था का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो भू प्रॉपर्टी है, ठीक है, भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम, ठीक है, ये है आपका एल्युमिनियम, ये है आपका पोटासियम, ये है आपका कैल्शियम।
कैल्शियम। तो आपको सब पता होगा कि यहां ध्यान से पूछेगा, यहां पूछा है मेटल, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां ऑक्सीजन भी दे सकता है, ठीक है, तो जल्दी से ऑक्सीजन मत मार दीजिएगा। यहां मेटल पूछा है और मेटल अगर पूछेगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर, अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एल्युमिनियम जब भी मैं बोलूं याद रखिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट हो जाएगा और बेस से भी रिएक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, याद रखिएगा। पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? एसिड से भी रिएक्ट हो जाता है और बेस से भी रिएक्ट हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब याद रखिएगा। एल्युमिनियम और जिंक क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब इससे जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के सबसे ज्यादा भूप्रकृति में मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, मतलब तत्व कौन सा है, इस बार इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है। याद रखिएगा क्या पूछा है, यहाँ पूरे ब्रह्मांड में पूछा है। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, एलिमेंट मतलब तत्व पाया जाता है, वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मैंने हमेशा बताया कि उसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, मतलब भविष्य का ईंधन। तो पूछा जाएगा भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, तो आपको हाइड्रोजन को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश। किसने किया है? कैवेंडिश ने किया, ठीक है, याद रखोगे कैवेंडिश। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें से, क्योंकि ये इसके कितने समस्थानिक होते हैं, कितने आइसोटोप होते हैं, तो 3 आइसोटोप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 आइसोटोप होते हैं। पहला क्या होता है आपका? प्रोटियम, दूसरा क्या होता है? ड्यूट्रियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। याद रखना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, तो ये क्या होता है आपका? ट्राइटियम, ठीक है। और यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ठीक है, जो एक रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता शो करता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो ये है आपका ट्राइटियम। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इसका कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो याद रखिएगा प्रोटियम जो होता है इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। एटलीस्ट यहाँ आपको हाइड्रोजन से याद रखना सबसे हल्का एलिमेंट भी कौन सा है, तो आपको हाइड्रोजन ही। एलिमेंट बोले, सबसे हल्का तत्व बोले तब आप हाइड्रोजन बोलोगे, बट सबसे हल्का आपका मेटल बोले, धातु बोले, तब क्या बोलोगे? लिथियम बोलोगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट या तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ठीक है। ये वायुमंडल ने पूछा, आप जल्दी से बताएं नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो फादर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि केंद्रक का जो, परमाणु का जो केंद्रक है उनका आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इवन इन्होंने प्रोटॉन का जो नामकरण होता है, ठीक है, प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वो इन्होंने ही किया था। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियस भी, केंद्रक का पिता भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो जब आग लग जाता है तो उसको बढ़ने नहीं देता है, आग को मतलब लिमिट करके रखता है, तो ये भी आपको नाइट्रोजन ही याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक और हमेशा जो रिपीट होता है कि जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ऐसे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत सारे तत्व, एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए वो क्या है? आपका नाइट्रोजन है। आपको अच्छे से इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। और मैं पूछूं दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो आपको याद रखना है मानव में दूसरे नंबर पे क्या है, तत्व जो सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये है आपका कार्बन है, ठीक है। उसके बाद है कि पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, मतलब पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा आपका तत्व है, तो वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है प्रिस्ली ने किया था, ये चीज याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो है ही, प्लस ये आग
को लगाने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आग इसके बिना जल नहीं पाएगा। उसके बाद याद रखना है कि मेटल मैक्सिमम फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, मतलब भू परपट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिलता है, तो ये आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पे कौन सा मिलता है, तो आपको याद रखना है Fe, दैट मींस आयरन। इतना पॉइंट एटलीस्ट आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मेन टॉपिक अभी धीरे धीरे और स्टार्ट होएगा, आप बस ध्यान से चलिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग ने जो 5 स्टेट का बात किया था। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सॉलिड लिक्विड से प्लाज्मा में चला जाएगा, और इसको सॉलिड से अगर टेम्परेचर घटाओगे तो लो टेम्परेचर में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये है आपका द प्रोसेस इन विच गैस ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड इज कॉल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब भी दरोगा में ये छपा हुआ क्वेश्चन था, और मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ऐप पे अगर आपने हमसे पढ़ा होगा, ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें कि गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा कि पूछा है कि गैस से, ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। इसका क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन क्या बोला है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, निक्षेपण बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। निक्षेपण याद रखिएगा, निक्षेपण। आप हिंदी वाले समझ गए होंगे, निक्षेपण इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ इसका कन्वर्जन सही से नहीं हुआ गूगल के द्वारा। तो जो प्रोसेस विच गैस ट्रांसफर सॉलिड से डायरेक्टली अगर हम लोग क्या हो जाए, मतलब गैस से डायरेक्टली अगर सॉलिड में आ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। अब बड़ा ध्यान से इसका पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, अभी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां आपको सब चीज दिख रहा होगा, यहां से डन होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग गलत करके आते भी हो, ठीक है। इस बार बहुत लोग गलत करके आए हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये 3 प्राइमरी स्टेट जो होता है, क्या होता है, एक होता है आपका सॉलिड, हम लोग ने यहाँ आइस का फॉर्म ले लिया है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका लिक्विड, जो ये लिक्विड में हो गया। उसके बाद होता है आपका गैस, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड से डायरेक्टली अगर आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, क्या मैंने बोला, सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब उद्पार्तन, ठीक है। इसको आप हिंदी में आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक उद्पार्तन, ठीक है। तो सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं उद्पार्तन, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि आपका डायरेक्टली, ठीक है, आपका उत्पादन, दैट मींस आपका क्या होगा, आपका सॉलिड से डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे, उत्पादन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और यही अगर आपको बोलेगा कि डायरेक्टली गैस से, ठीक है, सॉलिड में आ गया, डायरेक्टली गैस से सॉलिड में आ गया, तो ये कौन सा होता है, तो ये है आपका डिपोजिशन। यही दरोगा में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये 2024 किसने लिख दिया, ठीक है, ये 2023 होगा आपका, ठीक है। तो ये होगा आपका 2023, ठीक है। ये 2023 17 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिपोजिशन। आपने क्या, डिपोजिशन मतलब निक्षेपण, निक्षेप या निक्षेपण आप जो बोलो, ठीक है, हिंदी में। तो जो डिपोजिशन है, ठीक है, जो डिपोजिशन और ये सब्लिमेशन जो है जस्ट उल्टा काम करता है। अगर आपको सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया तो उत्वर्तन होता है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। और डायरेक्टली गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ के रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, निक्षेप बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना है, ये दोनों उल्टा काम करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा, ठीक है, कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, और डिपोजिशन क्या होता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड। उसके बाद जो दूसरा है आपको इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका यहाँ कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन जिसको बोलते हैं, ठीक है, संघनन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लिक्विड से अगर आपको डायरेक्टली गैस में ट्रांसफर करना है, ये तो आपको पता होगा, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको कॉमन होगा। बट यही अगर आपको पूछे कि गैस से अगर आपको लिक्विड में आना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, संघनन,
ठीक है, क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये सब जो भी चीज बोल रहा हूँ एकदम छपेगा ये, ठीक है, तो कंडेंसेशन बोलते हैं। और बाकी आपका सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है तो ये सिंपल है, ये गलेगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्ट होगा। और अगर लिक्विड से, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि लिक्विड से अगर सॉलिड में आता है तो क्या होगा, जमना जिसको बोलता है, मतलब फ्रीजिंग होगा। तो एक एक पॉइंट जो मैंने समझाया यहां से पूछे जाएंगे। अब याद रखिएगा कुछ ऐसे, ठीक है, यौगिक कंपाउंड जो आपका सब्लिमेशन शो करते हैं। सब्लिमेशन मतलब क्या, मैंने बोला था सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाएंगे, ठीक है, मतलब उद्वार्तन शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको बोला जाता है, सूखा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे अमोनियम क्लोराइड हो गया, चाहे आपका आयोडीन हो गया, ठीक है, या आपका अल्मुनियम क्लोराइड हो गया, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका नेफ्थलीन, नेफ्थलीन मतलब होता है कपूर, ठीक है, या एंथ्रेसिन, नेफ्थलीन या एंथ्रेसिन, ये जितने भी है आपका सब्लिमेशन, ठीक है, मतलब उत्पादन जो है ये प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट मींस से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाएगा, एकदम छपेगा ये। अमोनियम क्लोराइड याद रखिएगा आपका NH4Cl जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। उसके बाद है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO2 ही होगा। उसके बाद आयोडीन, उसके बाद आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद नेफ्थलीन, उसके बाद एंथ्रासिन और उसके बाद ये, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर आपका अमोनियम क्लोराइड होता है और NaCl होता है, ये दोनों मिक्स है, मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड और आपका NaCl, आपको पता है NaCl क्या होता है, हम लोग का खाने वाला जो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर एमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम क्लोराइड अगर मिक्स हो जाता है तो इसको कैसे आप इसको सेपरेट करोगे, किस विधि से आप इसको सेपरेट करोगे, इस मिक्सचर को कैसे आप हटाओगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएगा आपका दरोगा में भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसको कैसे हटाओगे, तो सब्लिमेशन मेथड, उत्पादन मेथड के थ्रू, सब्लिमेशन मेथड। आप बोलोगे सर क्यों, वो इसलिए कि जैसे ही, ठीक है, एमोनियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा भी अगर हीट लगेगा इस पे तो NaCl क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। पर ये एमोनियम क्लोराइड रहेगा। तो सिंपल, एमोनियम क्लोराइड और NaCl को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, तो सब्लिमेशन मेथड, उद्वर्तन मेथड आपको यूज करना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में परिवर्तन, ठीक है, मानव में पाचन, ठीक है, मानव में श्वसन, या दूध से दही बनना। अब देखो फिजिकल क्या होता है, फिजिकल चेंज, भौतिक चेंज क्या होता है, जो रिवर्स हो सके, जो वापस आ सके। जैसे कि बर्फ है, बर्फ से पानी बन गया, फिर पानी को अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा, क्या है, फिजिकल चेंज है। बट मान लो कि दूध है, दूध से हमने दही बना दिया, पर दही फिर दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो जो फिजिकल चेंज होता है, मतलब जो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, वो क्या है, वो वापस होता है, रिवर्सेबल होता है जिसको कहते हैं, ठीक है, वो वापस हो सकता है जिस स्टेट में वो पहले था। बट जो आपका क्या रासायनिक परिवर्तन है, जो केमिकल चेंज है, वो वापस नहीं हो पाएगा। जैसे दूध का खट्टा होना, तो दूध फिर वापस नहीं बन पाएगा, दूध का दही बनना, फिर वो वापस नहीं हो पाएगा। तो ये चीज बस इतना ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन का बात करें तो आपका पानी का बर्फ में परिवर्तन, यही आपका भौतिक परिवर्तन है। मानव में पाचन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। जो पेट में जो डाइजेशन होता है, ये कैसा प्रोसेस है, क्या ये फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, तो ये आपका रासायनिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, या केमिकल आपका परिवर्तन है। मानव में श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका केमिकल प्रोसेस है, आपको याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही बनना, ये भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से मैं एक बार लिस्ट दे रहा हूं, बस आप उतना याद कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, तो भौतिक परिवर्तन का, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का अगर हम लोग बात करें तो देखिए मोमबत्ती का पिघलना जो है, ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बट अगर बोले कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती का पिघल जाता है तो फिर वो पिघला हुआ जो चीज है उससे मोमबत्ती हम लोग जला सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बट जो मोमबत्ती जल गया, एकदम जो उसका जल गया है, ठीक है, वो क्या है, जलना क्या है, जलना क्या है, जलना क्या है, जलना क्या है, तो वो आपका केमिकल चेंज है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का पिघलना क्या है आपका,
आपका भौतिक परिवर्तन है, दैट मीन्स फिजिकल चेंज है। पानी का बर्फ बनना ये क्या आपका फिजिकल चेंज है। पानी का वाष्प बनना मतलब आपका इवोपोरेट वाष्पीकरण हो गया, तो फिर उसको ठंडा करेंगे, कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन लगाएंगे प्रोसेस तो क्या हो जाएगा, संघनन प्रोसेस लगाएंगे। कोई भी पानी है वाष्प बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, वेपोराइजेशन हो गया उसका, ठीक है, वाष्पीकरण हो गया। और फिर उसको वापस लाना है तो क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, मतलब कंडेंसेशन कर देंगे। ये सब बार बार चिल्ला रहा हूँ, एटलीस्ट याद रखना, ठीक है, गलती मत करिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। दूध का गर्म होना, ठीक है, ये भी क्या है, दूध फिर से ठंडा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या आपका आपका भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ठीक है, ये भी क्या है, एक बार घोल दोगे, ठीक है, और फिर थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो गंदगी है वो नीचे जम जाएगा और पानी जो है ऊपर हो जाएगा। तो फिर से इसमें आप ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना, याद रखिएगा, कागज का फटना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज को आप फिर से क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो फटे हुए कागज से। इसीलिए आप देखते हो कि जो आपका पेपर ऊपर है जो बिक जाता है। तो ये जितना भी था ये आपका फिजिकल चेंज था, आपका भौतिक। बट कागज को अगर आप जला देते हो तो फिर वो कागज वापस नहीं आ पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन में अगर हम लोग बात करें तो मोमबत्ती का जलना, मक्खन का खट्टा होना, मतलब जो मक्खन जो होता है अगर खट्टा हो गया तो वो भी एक क्या है, आपका फिजिकल, आपका केमिकल चेंज है। खाने का पचना, ये भी आपका एक क्या है, आपका केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना, अब याद रखिएगा जंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहा का अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोहा का, तो सबसे पहले याद रखिएगा लोहा का हम लोग थोड़ा बात करते हैं। लोहा दैट मीन्स आयरन, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप याद करके बताओ, ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया, जल्दी से कमेंट सोच के बताइए कि जो आयरन जो होता है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आयरन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 26 होता है। कितना होता है, 26। तो सिंबल हो गया Fe, ठीक है, कितना होता है, 26 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका Fe, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है, 26 होता है। अब आयरन को पूछेगा हमारे ब्लड में क्या होता है, तो कौन सा मेटल होता है, ठीक है, तो आयरन होता है। क्या होता है, ब्लड में होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ESI का मेंस में आपको कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा Fe2O3.XH2O, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा Fe2O3.XH2O। और लोहा का आपका याद रखना है हमेशा इसका ना आपको ओर्स, अयस्क आप पक्का याद रखना। अयस्क आप क्या क्या याद रखोगे, एक तो आप याद रखोगे हेमाटाइट, दूसरा क्या याद रखोगे, मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला याद रखना है। हेमाटाइट का क्या होता है, Fe2O3, और मैग्नेटाइट का क्या होता है, Fe3O4। एक इंक्रीज कर देना इसमें, हेमाटाइट में Fe2O3, मैग्नेटाइट में Fe3O4। और एक और याद रखिएगा सीडेराइट भी क्या है, तो इनका ही और है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कि भौतिक रासायनिक क्या होता है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, और एक चीज याद रखिएगा, लोहे पे जो जंग लगता है, ठीक है, इससे क्या होता है, तो लोहा का वेट बढ़ जाता है, पर लंबे समय में बोलेगा तो घट जाता है, क्योंकि जब लगेगा ऑक्सीडेशन होगा जब, तो उसका क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, पर बहुत दिन के बाद क्या करता है, वो झड़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा क्या पूछा है ऑप्शन में, ठीक है। कागज का जलना, ये चीज आप समझ गए। और मैंने फॉर्मूला बताया क्या है, जंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा के मैंने बारे में बताया था, ठीक है, कि प्लाज्मा यहाँ है कि सितारों में प्लाज्मा, ठीक है, बनने का कारण है उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। तो मैंने बता दिया प्लाज्मा जो होता है फोर्थ स्टेट ऑफ पदार्थ होता है। क्या होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ पदार्थ होता है। और क्या होता है, ये आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये आयन के स्टेट में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, जो कि हाई टेम्परेचर में ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रस्टिंग ऑफ ए आयरन इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, जो रस्टिंग होता है, ठीक है, जो जंग लगता है वो कैसा प्रोसेस है, क्या वो फिजिकल चेंज है, क्या वो एक्सोथर्मिक चेंज है, क्या वो इंडोथर्मिक चेंज है, क्या वो केमिकल चेंज है। आप मुझे ध्यान से बताओ, क्या एक बार जो जंग लग गया जिस पे, ठीक है, तो क्या है, वो क्या फिजिकल चेंज है, फिर से वो पहले जैसा लोहा बन पाएगा,
आप जल्दी से बताइए। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, ऐसे भी आपको पता है। उसमें क्या होता है, केमिकल क्या होता है, आपका केमिकल क्या हो जाता है, आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो आप इससे भी कर सकते हो कि ये केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये चीज आपको अब याद रखना। यहाँ दो लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी और उष्माग्रही। तो ये जो इंडोथर्मिक है, ठीक है, इंडोथर्मिक, जो थर्मिक, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हमेशा कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, वो किस टाइप का आपका चेंज है या किस टाइप का आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो उष्माग्रही, दैट मींस इंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस अगर आपको बोले तो आपको याद रखना है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। बट अगर आपको बोलेंगे कि जो हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जो श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब होता है आपका, एक होता है ब्रीथिंग, सांस लेना, और एक होता है आपका रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन से ही हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। रेस्पायरेशन जब होता है तब सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन पहुंचता है, फिर से ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो जो हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, श्वसन जो होता है आपका, रेस्पायरेशन आप बोलोगे इंग्लिश में इसको, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया है, ठीक है, क्रैब साइकिल मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि सेलुलर जो सेल होता है उसमें श्वसन क्रिया जो होता है वो कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। वो कैसा टाइप का रिएक्शन है, तो वो आपका कैसा है, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो आपका कैसा है, तो उष्माक्षेपी रिएक्शन है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज पॉइंट एकदम याद रखिएगा, जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, इसमें कौन सा है जो आपका मिक्सचर है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए, तो इसमें कौन सा है, यहां आपका मिक्सचर पूछा गया है। देखिए, मिक्सचर जो होता है बेसिकली आपको दो तरीके का पढ़ना है। एक होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा जो होता है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, वो होता है ऐसा मिक्सचर होता है, ठीक है, जैसे कि देखिए, होमोजेनियस मतलब समांगी मिश्रण, ठीक है, हेट्रोजेनियस मतलब असमांगी मिश्रण। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, वो कैसा होगा, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आप क्या कर सकोगे, आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं होमोजेनियस मिक्सचर का। जैसे कि आप क्या हो गया, एल्कोहल, मतलब एल्कोहल प्लस वाटर, मतलब दारू और पानी को जब मिला देते हैं तो आप अलग नहीं कर पाओगे कि एल्कोहल कौन सा है उसमें और पानी कौन सा है, दोनों जब मिल जाते हैं। मतलब जब भी कोई भी मिक्सचर, ठीक है, ऐसा होगा जिसमें जो भी उसमें मिलाया गया है वो पूरी तरीके से पूरा का पूरा, एक आप देखो, आपने पढ़ा होगा आपने सॉल्यूट, विलय जिसको आप बोला जाता है, ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने विलेयक जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो विलय और विलयक को मिला के आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन, जिसको हम लोग विलियन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं विलय, इसको बोलते हैं विलेयक, और इसको बोलते हैं हम लोग विलियन। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के जगह अगर मैं अल्कोहल ले लेता हूं, ठीक है, और सॉल्वेंट के जगह मैं वाटर ले लेता हूं और इन दोनों को मिला लेता हूं, तो मेरा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इस तरीके से मिलाया जाए, ठीक है, कि वो पूरी तरीके से आपका सॉल्वेंट में यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब हर जगह एक जैसे तरीके से अगर वो मिल जाए पूरा का पूरा, तो क्या होता है, होमोजेनियस समांगी मिश्रण। जैसे कि आपका अल्कोहल, दारू और आपका पानी, जैसे कि आपका नमक और आपका पानी, जैसे कि आपका शुगर, शुगर मतलब होता है चीनी, और आपका पानी, इसको जब अच्छे से आप मिला दोगे तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि इसमें कहां है, दिखेगा नहीं आपको वो चीज, ठीक है। तो ये होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, असमांगी मिश्रण क्या होगा, सिंपल, जिसको हम लोग अलग अलग कर पाएंगे। और वो क्या होगा, जो भी हमने उसमें मिलाया है, विलय, दैट मींस जो हम लोग सॉल्यूट उसमें मिलाए हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पूरी मतलब सॉल्यूट जो है पूरी तरीके से सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल आप सिंपल कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप पानी में आपने क्या मिला दिया, आपने पत्थर मिला दिया, ठीक है, छोटे छोटे आपने पत्थर मिला दिया, ठीक है, तो पूरी तरीके से उसमें मिलेगा नहीं। तो उस टाइप के क्या बोलते हैं, आपको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। बट एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप यहां कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी वाला अगर आपने वर्ड समझा तब आप ये समझ जाओगे, ठीक है। अगर आपको पूछे कि एयर मतलब हवा, ठीक है, और आपका जो मिल्क है
ये किस टाइप का मिक्सचर है? ये भी मिक्सचर है। सबसे पहले तो याद रखना हवा भी मिक्सचर है और आपका मिल्क भी मिक्सचर है। किस टाइप का मिक्सचर है? तो आपको याद रखना ये हेट्रोजेनियस है। आपको लगेगा ये होमोजेनियस है, बट ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब असमांगी मिश्रण है। आपको अच्छे से याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर? देखिए कॉपर, कॉपर तो क्या है? एक तत्व है, तो ये मिक्सचर है? मिक्सचर नहीं हो सकता, मिश्रण नहीं हो सकता। गोल्ड, गोल्ड क्या एक मिक्सचर है? जी नहीं। आपको याद रखना है कॉपर, सबसे पहले जो मानव ने किसी धातु का यूज किया था कॉपर ही था, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड क्या मिक्सचर है? नहीं है। जिंक क्या मिक्सचर है? नहीं है। ब्रास, ब्रास क्या मिक्सचर है? बिल्कुल। ये क्या है? कॉपर और जिंक का आपका संगम से बना हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा जो भी आपका आपका एलॉय होगा, ठीक है, जो मिश्रित धातु होते हैं जिसको आप बोलते हैं, जिसको हम लोग एलॉय भी बोलते हैं, तो एलॉय जो होता है वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। जैसे मैं अगर ब्रास बोलूं, ब्रॉन्ज बोलूं, ठीक है, ये जितने भी है, ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जितने भी आपके मिश्रित धातु है, ठीक है, वो क्या है? हमेशा वो होमोजीनियस है, वो हमेशा समांगी मिश्रण होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए पीतल में बोलूं, ठीक है, तो पीतल भी क्या है? एक मिक्सचर है। और मिक्सचर में भी कैसा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस। होमोजीनियस हेटेरोजेनियस समझ आया? समांगी और असमांगी मिश्रण में समांगी मिश्रण क्या होगा? जिसमें कि आपका विलय जो है, ठीक है, आपका विलयक में पूरी इस तरीके से घुल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पूरी तरीके से आपका जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में घुल जाएगा और यूनिफॉर्म तरीके से घुलेगा, मतलब इस तरीके से घुलेगा कि सब जगह वो अच्छे तरीके से क्या हो जाता है? आपको घुल जाता है यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है, समझ गए। और आपका हेटेरोजेनियस क्या होगा? हेटेरोजेनियस सिंपल, वो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल समझ लो ना, जैसे कि हेटेरोजेनियस में क्या हो जाएगा? जैसे कि आप ऑयल हो गया, तेल हो गया, और आप पानी को मिला दो तो दोनों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तेल ऊपर ही रहता है, पानी तो क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बट याद रखना आपका वायु, एयर और आपका मिल्क जो है वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, असमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन पर प्राप्त होता है। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। एक होता है आपका मिश्रण जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है, ठीक है, और एक होता है आपका यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो आप पता कैसे करोगे कि कौन सा यौगिक है और कौन सा कंपाउंड है? हमेशा मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं जो आपको दिमाग में रखना है। जिस चीज का भी आप फॉर्मूला लिख पाओगे, किसी भी यौगिक, कंपाउंड मतलब जिसका हम फॉर्मूला लिख पाएंगे, जैसे कि देखो H2O, H2O क्या है? ये वाटर है। ये मिक्सचर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन में, क्या ये मिक्सचर है या कंपाउंड है? ये आपका कंपाउंड है, ये आपका यौगिक है। क्यों? क्योंकि हम इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखना जो कंपाउंड होगा, जो यौगिक होगा, वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, उसका फिक्स्ड होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 यूनिट हमको H लेना पड़ेगा और 1 यूनिट हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी आपका ये वाटर बनेगा, फिक्स्ड रहता है। जैसे कि हम लोग अभी हमने ब्रॉन्ज का बात किया, ठीक है, ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है, तो ब्रॉन्ज आपने पढ़ा होगा किससे बना होता है? तो कॉपर और आपका टिन से बना होता है, ठीक है। तो कॉपर अगर टिन से अगर आपका ब्रॉन्ज बना हुआ है, और जैसे कि ब्रास किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से बना हुआ है, तो उसका रेशियो फिक्स है, ठीक है, कि इतना अगर हम लोग कॉपर देंगे और इतना जिंक देंगे तभी आपका वो क्या बनेगा? आपका ब्रॉन्ज बनेगा या कॉपर बनेगा। तो उसका रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, मात्रा फिक्स होता है कि इसी रेशियो में देंगे तभी बनेगा। जैसे कि वाटर है हमारा, तो इसमें 2 यूनिट हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 1 यूनिट हमें क्या? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मतलब इसका क्या है? आपका डेफिनिट है, प्रोपोर्शन डेफिनिट होना चाहिए, तभी पहला तो फॉर्मूला बनेगा, दूसरा आपका इसका डेफिनिट फिक्स होता है कि प्रोपोर्शन कितना कितना लेना है। बट अगर हम लोग मिश्रण का अगर बात करें, जैसे कि देखो हम लोग मिश्रण, जैसे कि चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय में चाय पत्ती भी डाला हमने, दूध भी डाला हमने, ठीक है, और हमने चाय पत्ती डाला, दूध डाला, ठीक है, और चीनी भी डाला, ठीक है, तो तीनों चीज हमने डाला, ठीक है। अब फिक्स थोड़ी है कि नहीं इतना ही देगा तभी चाय बनेगा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो वो है मिश्रण, ठीक है, वो क्या है? आपका मिश्रण है। ये चीज आपको याद रखना। जैसे हम लोग नींबू पानी पीते हैं, नींबू और पानी पीते, तो जरूरी है क्या थोड़ा कम, एकदम इतना ही पानी में नींबू पानी बनेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कभी हो सकता है हम लोग कम नींबू डाल लें, पानी ज्यादा डाल लें। तो इस टाइप की चीज को ना ही कोई फॉर्मूला भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। नींबू पानी का क्या फॉर्मूला क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर, ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है, समझ गए होगे, नॉर्मल लैंग्वेज था। तो यहां पूछा है कि कौन सा इसमें क्या है? आपका
सर्टेन प्रोपोर्शन में बनता है, हमेशा सर्टेन प्रोपोर्शन में ही रहता है, मतलब निश्चित अनुपात में आपको मिल के बनाता है। तो यौगिक ही इसका आंसर होगा। दूसरा क्या है, हेटेरोजेनियस, मिक्सचर तो होगा ही नहीं, ये भी मिक्सचर होगा ही नहीं। और मेटालॉइड, मेटालॉइड जो नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है वो होता है आपका मेटालॉइड। मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमी मेटालॉइड मतलब ना मेटल है वो ना नॉन मेटल है, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। जैसे कि जर्मनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो जो सही आंसर होगा ये होगा यौगिक, दैट मींस कंपाउंड। बेहतरीन ये क्वेश्चन था, थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना था, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस आपको फंसाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर। एयर क्या है, मैंने अभी बताया था, समांगी मिश्रण, असमांगी मतलब होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो एयर क्या है आपका, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, असमांगी मिश्रण है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें कौन सा है जो आपका होमोजेनियस मतलब है, मिक्सचर है, मतलब समांगी मिश्रण है, आपको पूछा गया है। अब जल्दी से बताओ, मैंने अभी समझाया था कि समांगी मिश्रण क्या होता है, अब खुद बताओ। नीचे दिया हुआ है ड्रेन वाटर, ड्रेन, यहां देखो नाली का पानी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा नाली का पानी। क्या नाली का पानी आपका लगता है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पानी का छाछ होता है, ठीक है, पीने का जो छाछ होता है, ठीक है, या बटर मिल्क जो होता है, क्या वो है? जी नहीं है। स्टार्च का जो विलियन होता है ये भी नहीं होता है। जो मेन है पानी में शर्करा, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था। अगर इसको आप घोलते हो, ठीक है, देखो नाली का पानी क्या होता है, पानी का उसमें रंग कहाँ पता चलता है, ठीक है, पूरा गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारे चीज मिला होता है, ठीक है। आप उसमें बहुत सारी चीज निकाल भी सकते हो बाहर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नाली का पानी, छाछ भी आप देखते हो उसमें बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। मेन जो है जिसमें आप अलग ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि उसमें विलेय कौन है, ठीक है, और विलियक कौन है, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, वो है आपका पानी और शर्करा। ऐसा मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो कैसे सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सर का जो एग्जांपल है वो है आपका पानी में शर्करा, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, सॉल्ट क्या है जल्दी से बताइए। सॉल्ट एक एलिमेंट है, देखिए NaCl, इसका हम लोग क्या, सॉल्ट हम लोग लिखते हैं ना, खाने वाला सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कैसे फॉर्म होता है ये हमने आपको बताया था। जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड एंड बेस वाला जाके देखिएगा, हमने क्या बताया था, NaCl, ठीक है, ये क्या है, खाने वाला। तो ये NaCl क्या है, तो ये आपका एक यौगिक है, हमने अभी बताया क्या है, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं NaCl का, खाने वाला सॉल्ट का। तो अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। किस, जल्दी से याद करो, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, दोनों के रिएक्शन से क्या फॉर्म होता था, आपका सॉल्ट फॉर्म होता था। और भी मैंने बहुत सारा चीज बताया था, वो आप पीछे देखिएगा एसिड एंड बेस में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहां से आ गया आपका मिश्रण वाला, क्या आ गया आपका, मिश्रण वाला आपका टॉपिक आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका आई थिंक दरोगा 2023 में आया हुआ है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने बोला कि क्लास 10 का एनसीईआरटी और क्लास 12 का एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहे। अब देखिए यहां पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट फनल्स, ठीक है। फनल का जिसको यूज किया जाता है, या सेपरेटिंग फनल किस में यूज किए करते हैं, पूछा गया है। एल्कोहल को अगर, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अल्कोहल और वाटर को अलग करना है तब हम लोग सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। सॉल्ट और वाटर को अगर अलग करना है तब हम लोग यूज करते हैं। ऑयल एंड वाटर को अलग करना है तब हम लोग यूज करते हैं। आयोडीन को अगर अल्कोहल से अलग करना है तब हम लोग यूज करते हैं। तो आखिर हम लोग सेपरेटिंग फनल को हम लोग यूज कब करते हैं, हमें यहां ये देखना है, ठीक है। अब देखो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने तरीके का हमारा सेपरेटिंग मेथड होता है, कितने तरीके से हम लोग कोई भी मिक्सचर के चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, जो भी उसमें चीजें हैं। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा। सबसे पहला मेथड देखिए, मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण को अलग करने का जितना भी मेथड है, सबसे पहला मेथड है आपका वाष्पीकरण। देखिए अब वाष्पीकरण, अब एकदम ध्यान से समझते हुए जाना, एकदम एक शॉर्ट में मैं पूरा आपके दिमाग में ड्रिल कर दूंगा। सबसे पहला मेथड होता है, यहां क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, मिश्रण को अलग अलग करने का जो विधि होता है।
सबसे पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने में, सबसे पहला वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, ये तब यूज किया जाता है जब दो पदार्थ, ठीक है, एक उसमें क्या होगा आपका वोलेटाइल होगा, एक उसमें नॉन वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो वाष्पीकरण हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। इसलिए आप देखते हो ये वाष्पीकरण लिखा भी हुआ है। तो एक होगा वोलेटाइल, एक होगा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो वाष्पीकरण जिसका हो जाए, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वाष्पीकरण नहीं होगा। तो इसका जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है नमक बनाने में। तो वाष्पीकरण का जो मेथड है, वेपोराइजेशन जो मेथड है मिक्सचर को अलग करने का, ये कहाँ यूज किया जाता है, नमक बनाने में। इसमें क्या किया जाता है, देखिए एनसीईआरटी में है, ये देखिए क्या लिया गया है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड, सॉल्ट मतलब नमक और पानी का मिश्रण लिया गया है। इसको अगर आप हीट करते हो, 100 डिग्री पे हीट करोगे, पानी क्या हो जाएगा, क्या आप समझे, मतलब पानी और आपका वाटर, पानी में हम लोग ने वाटर मिला के रखा था, हमको चाहिए वाटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल ये किया कि नीचे ये है आपका पानी और वाटर है, इसमें दोनों में मिक्स है। इसमें हमने क्या किया, हीट देना शुरू किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है। इसमें जो पानी होगा क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। बचेगा क्या इसमें, इसमें सिर्फ बचेगा आपका क्या, आपका बचेगा आपका नमक। और इसी मेथड को, क्योंकि जो लिक्विड है, दैट मीन जो वाटर है वो क्या है, वोलेटाइल है, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, ठीक है। और जो आपका नमक है वो क्या है, आपका सिंपल है, वो एक क्रिस्टल है, और वो क्या है, एक नॉन वोलेटाइल पदार्थ है, नॉन वोलेटाइल मैटर है। इसका सबसे बड़ा यूज कहाँ किया जाता है, वाष्पीकरण मेथड का, तो आपका नमक बनाने में। नमक बनाने में क्या होता है, जो भी आपका सी होता है, जो भी आपका सागर होता है, ठीक है, जो सी होता है आपका, सी के किनारे से पानी क्या किया, पानी लाया जाता है, पानी में क्या होता है, नमक होता है। आपको सी वाला नमक पता है वहां का क्या होता है, उसमें नमक होता है। तो पानी को एक जगह जमा कर दिया जाता है इतने दूर में बांध के, ठीक है। और उसमें क्या होता है, धूप पड़ता है तो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है और नमक आपका बच जाता है। तो याद रखिएगा वाष्पीकरण का हमने क्या मेथड आपको बताया, ये कहाँ यूज किया जाता है, जहां एक पदार्थ क्या हो, वोलेटाइल हो, दूसरा पदार्थ नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। दूसरा पे हम लोग आते हैं, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ये है आपका रवकरण या क्रिस्टलाइजेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी एक ठोस, ठीक है, कोई भी एक क्रिस्टल ठोस, जैसे कि आपका नमक, ठीक है, नमक क्या हो गया, नमक में कुछ अशुद्धि आ गया मान लीजिए, ठीक है, और आपको नमक निकालना है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका मिक्सचर है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका नमक है, मैं सिंपल बताता हूं, यहां देखो समझ के एकदम समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट के साथ कुछ और भी है जो अशुद्धि है, तो ये कोई एक मिक्सचर है, इसको हमने क्या किया, सॉल्ट मतलब ये टोटल मिक्सचर को, ठीक है, जिसमें कि सॉल्ट भी है और अशुद्धि भी है, दोनों मिक्स्ड फॉर्म में, इसको हमने एक बकेट में रखा और यहां हमने हीट किया, कॉन्टिन्यूसली हीट किया, तब तक हीट किया जब तक इसका कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो इसका कम ना हो जाए। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट करने के बाद जब पानी बहुत सारा उड़ जाता है और कम पानी बचता है, इसको हमने क्या किया, वहां से लेके हमने इसको ठंडा कर दिया। और जैसे ही इसको हम लोग ठंडा करेंगे, जो आपका नमक है वो क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाता है, ऊपर जमा हो जाता है। क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर जमा हो जाता है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि इस विधि में अशुद्धि ठोस मिश्रण को उचित विलयक, अब याद रखिएगा यहाँ विलयक और विलयन क्या है, मैंने ये चीज आपको अभी समझाया था, ठीक है, एक बार आप देख लो, नहीं तो आप फिर इसमें कंफ्यूज होते रहोगे। जैसे कि देखिए विलय होता है, ठीक है, एक होता है विलय जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तो इस केस में हमारा नमक है, नमक को हमने किसमें मिलाया, कोई भी हमारा विलयक हो सकता है। इस केस में मान लो हमारा वाटर है, तो सॉलिड, ये हमारा क्या था, सॉल्ट के साथ और भी कुछ मिक्सिंग था, ये में हमारा कुछ अशुद्धि था, सॉल्ट के साथ कुछ अशुद्धि था। इसको हमने क्या, वाटर में डाला, हमने यहाँ हीट किया, हीट कर करके पानी एकदम हमने कम कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जितना ये बचा हमारे पास, उसको हमने फिर ठंडा कर दिया। जैसे ही ठंडा करेंगे, हमारा जो सॉल्ट है, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में, और जो अशुद्धि रहेगा वो पानी में ही डूबा रहेगा। तो यही मेथड है। और सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस केस में सॉल्यूट क्या था, तो अशुद्धि था जो नमक के साथ मिला हुआ था। सॉल्वेंट क्या ले सकते हो, पानी था, और सॉल्यूशंस क्या था, इन दोनों को अगर मिला लेते हैं तो सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो यही चीज है यहाँ, ये है आपका, यहाँ जो अशुद्धि है मिक्सचर है, ठीक है, इसको हमने पानी में हमने यहाँ गर्म किया, ठीक है, बहुत देर तक। उसके बाद हमने यहाँ से
फिर से गर्म होने के बाद भाप, बहुत सारा पानी उड़ जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल के कीप से छान के बाहर निकाल के इसको ठंडा किया। जैसे ही ठंडा करोगे ऊपर में आपका नमक जम जाएगा। तो प्रोसेस याद रखना है कि किसमें ऐसा प्रोसेस किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो मिक्सचर होता है उसको क्या किया जाता है, सॉल्वेंट में डुबा के हीट किया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है और जो आपका प्योर, ठीक है, जो पदार्थ होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर जमा हो जाता है। यही चीज आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसको और अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने एक और भी लगा है यहाँ, ये देखिए यही प्रोसेस है। देखिए ये आपका सॉल्यूट हो गया, विलय हो गया, सॉल्वेंट विलयक हो गया, दोनों को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अच्छे से हमने हिला दिया, एकदम हिला के दोनों को मिक्स कर दिया। फिर से हमने यहाँ हीट किया, फिर से हीट करने के बाद यहाँ फिर से ठंडा कर दिया, ठीक है। तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर जमा हो गया। प्रोसेस याद रखना क्या क्या मैं यहाँ आपको बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं आसवन विधि। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, जो प्योर वाटर है उसका हमें कमी होते जा रहा है। और जो हमारे पास जो सी में जो हमारा वाटर है, जो सागर में हमारा जो वाटर है वो क्या है, वो नमकीन है, ठीक है। तो नमकीन को, उस नमकीन पानी को अच्छा बनाने के लिए भी हम लोग यही प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। वो है आपका डिस्टिलेशन। तो पूछा जाता है जो डिसैलिनेशन होता है, ठीक है, अलवणीकरण जो होता है, अलवणीकरण में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि पानी, शुद्ध पानी अगर हमें चाहिए हमें अगर नमकीन पानी से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी से उठाया और सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसमें जो किस टाइप की चीजों को हम लोग किस टाइप के मिक्सचर को हम लोग यहाँ अलग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखिए तो आप ये समझो यहाँ कि ऐसा कोई भी, ठीक है, पदार्थ, दो पदार्थ, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ठीक है, क्या मैंने बोला, आपका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु में जिसका डिफरेंस हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। मैं अभी समझा रहा हूं, देखिए कैसे। मान लीजिए कि आपका ये कोई बीकर है, ठीक है, आप मान लीजिए इसमें कोई बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या मिला दिया है, इसमें हमने मिला दिया, मान लीजिए पानी मिलाया, वाटर है प्लस एल्कोहल, एकदम मिला के रख दिया। और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बताओ, हमें क्या चाहिए, ये इन दोनों को आपको अलग करना है, ठीक है, आपको अलग करना है। मान लीजिए कि आपको इसमें से एसीटोन, अब कुछ भी निकालना है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमने एल्कोहल किया है और हमने यहाँ वाटर, हमारा दोनों मिक्स है, ठीक है, और हमको क्या करना है, मान लीजिए इससे वाटर निकालना है हमें, ठीक है, या हमको एल्कोहल निकालना है, जो आप चाहो। तो इसमें करना क्या है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वाटर, ठीक है, और एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो जो वाटर है 78 डिग्री पे, इसको तो कुछ नहीं होगा, वाटर को सिर्फ ये बॉइल होगा, पर जो आपका एल्कोहल है वो क्या हो जाएगा, वो भाप के रूप में बन जाएगा और ये ट्यूब में आ जाएगा। और इस ट्यूब में वो जैसे आएगा, ये ट्यूब में क्या कर देता है, ये ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है, बाहर से लगा होता है, जो भी इसमें भाप आएगा उसको वो ठंडा कर देता है। तो जैसे ही यहां से एल्कोहल गया, भाप बन के ये ट्यूब में आया, ट्यूब क्या कर देगा, बाहर से इसको ठंडा कर देगा, मतलब ठंडक देगा, और फिर से वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड के फॉर्म में एल्कोहल आ जाएगा और यहाँ मेरा एल्कोहल जमा हो जाएगा। तो आपने समझा इसका प्रोसेस क्या होता है। ऐसा दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, उस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे वाटर है और एसीटोन है, ये दोनों मान लीजिए मिक्सिंग है और आपको क्या चाहिए, एसीटोन चाहिए। एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है। आपने यहाँ क्या रखा, आपने यहाँ एसीटोन रखा और आपने क्या रखा, आपने वाटर रखा, फिर से आपने हीट किया, तो एसीटोन क्या होगा, 58 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो जाएगा, वो फिर से क्या होगा, इधर से गैस बन के इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ ठंडा हो जाएगा और ये इसमें आ जाएगा और वाटर तो इधर ही रह जाएगा। तो ये होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, एकदम समझते हुए चलिएगा। तो ये हो गया, वही लिखा हुआ है कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दो तरल पदार्थों, दैट मीन्स टू लिक्विड मेटर का क्वथनांक भिन्न होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, समझ में आया।
एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया, आपको पूछ लिया जाएगा कि अल्कोहल और आपका वाटर को अलग करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, तो डिस्टिलेशन मेथड यूज करोगे। आप किस टाइप के मिक्सचर में ये यूज होता है आपको ये समझना है, ठीक है। अब देखो इसका जो सबसे बड़ा यूज है, ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो है आपका क्या, तो वो है आपका डीसैलिनेशन में। अब ये भी पूछा गया था कि डीसैलिनेशन क्या होता है और लवणीयकरण क्या होता है। तो देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पदार्थ को खरे पानी से अलग किया जाता है। खरे पानी से अलग किया जाता है, तो खरे पानी से अलग किया जाता है जब कोई खनिज पदार्थ को, तो उसको क्या बोलते हैं, अलवणीयकरण बोलते हैं, ठीक है। आसवन विधि, देखो आसवन तकनीक का उपयोग किया जाता है। डीसैलिनेशन में किसका उपयोग किया जाता है, तो डिस्टिलेशन टेक्निक जो यूज किया जाता है किसके लिए, डीसैलिनेशन के लिए। आपको अच्छे से ये चीज याद करके रखना है। तो डीसैलिनेशन आपको पूछा जाएगा कि डीसैलिनेशन टेक्निक कहाँ यूज होता है, तो मतलब ये आपका डीसैलिनेशन के लिए कौन सा टेक्निक यूज होता है, तो डिस्टिलेशन। डी फॉर डीसैलिनेशन, डी फॉर डिस्टिलेशन, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो मान लीजिए नमक, ठीक है, नमक है, ठीक है, और आपका पानी है, नमक है और आपका पानी है, ध्यान से समझिएगा, नमक है और आपका पानी है, ठीक है। आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया, ठीक है, हीट किया, तो जो पानी होगा वो क्या होगा, ये पानी तो नमक में ही ना, नमक और पानी एक साथ था, पर 100 डिग्री करेंगे नमक तो आपका वाष्प नहीं बनेगा ना, पर पानी क्या वाष्प बन जाएगा, और वो फिर से क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर से पानी को ठंडा कर दिया जाएगा, जो पानी के मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में जो पानी है, फिर इसको ठंडा कर दिया जाएगा, और फिर से जैसे ही ठंडा होगा फिर से वो पानी का रूप ले लेगा और आपको शुद्ध जल मिल जाएगा। कहाँ से, आपको नमकीन जल से। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में बहुत जगह लगाया भी गया है ये डीसैलिनेशन, ठीक है, ताकि पीने वाला पानी अच्छा मिल पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीसैलिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक है आपका फ्रैक्शन, यहां भी डिस्टिलेशन है, वहां भी डिस्टिलेशन था, बट यहां है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। देखिए तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, बस इतना याद रखना, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में बस इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि वहां क्या था, जो भी दो पदार्थ थे, दो मैटर थे, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस था। बट मान लीजिए दो ऐसे पदार्थ और जो मिक्स है, ठीक है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट बहुत ही सेम है, तो उस वैसे मिक्सचर को अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन लेते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज कहाँ है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। आपको अच्छे से बस इतना याद रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पे देखो कि अलग अलग चीज हमको मिलता है। तो जब हम लोग क्रूड ऑयल मतलब बोलते हैं ना, सागर से जो हम लोग क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल लेके आते हैं, तो उसमें किरासन भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, तो उसको किससे अलग किया जाता है, तो आपको याद रखना फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से यही चीज लिखा हुआ है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दो तरल पदार्थों मतलब टू लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसका मेन यूज कहाँ है, क्रूड ऑयल। उसके बाद यही क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें भी लोगों ने बहुत अलग अलग आंसर बताया। देखिए उसके बाद होता है आपका सेपरेशन फनल। ये जो फनल है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल या सेपरेशन फनल, देखो इस टाइप का विधि तब हम लोग यूज करते हैं जब दो लिक्विड आपस में सोल्यूबल ना हो। जैसे कि आपका हो गया तेल और पानी, दोनों का भी अगर दोनों को जितना भी मिलाओ नहीं मिलेंगे, ठीक है, पानी नीचे ही रहेगा, तेल ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड पदार्थ, ऐसे लिक्विड मैटर, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है, और दोनों क्या हो, आपस में घुल मिल ना हो, मतलब दोनों आपस में पूरी तरीके से सोल्यूबल ना हो, ठीक है। यही लिखा हुआ है, दिस मेथड यूज व्हेन टू लिक्विड आर इनसोल्यूबल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे में अघुलनशील हो। जैसे कि देखो ये आपका है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक ट्यूब लगाया, ठीक है, ट्यूब लगाया, इसमें क्या था, ऑयल भी था और वाटर भी था, दोनों मिक्स करके था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बट ऑयल क्या था, ऊपर होगा, वाटर क्या होगा, नीचे होगा। तो जब भी इस टाइप में ऑयल और वाटर वाला आपको कोई पानी मिले, तो हमने क्या किया, एक फनल क्रिएट किया, उसमें हमने वो चीज डाल दिया। अब ऊपर क्या होगा, ये ऑयल होगा, नीचे क्या होगा, आपका वाटर होगा, नीचे से हमने वाटर निकाल लिया, ऊपर आपका ऑयल रह जाएगा। तो इस यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा ये सेपरेशन फनल होगा, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग ने देखा था। इसके आगे है आपका, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया समझ में आया। पहले हमने डिस्टिलेशन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पढ़ा, उसके आपका सेपरेटिंग फनल पढ़ा, उससे पहले वेपोराइजेशन पढ़ा, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, ठीक है।
अब जो है आपका ये देखिए, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, ये है आपका अपकेंद्रीय विधि। ये सिंपल याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल आपने ये देखा होगा, ठीक है, जो मक्खन निकालने का जो चीज होता है। तो इसमें क्या होता है, जब दो पदार्थ जो मिक्सिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो हल्का पदार्थ क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। इसका बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो वॉशिंग मशीन है किस विधि पे काम करता है। तो आपको याद रखना, जो वॉशिंग मशीन है वो किस विधि पे काम करता है, तो वो आपका इसी विधि पे काम करता है। जो पानी जो उसको निकाल देता है, सुखाने में जो काम करता है, ठीक है, जो कपड़ा आप उसमें ही सुखा ले, तो किससे, कैसे कैसे कैसे, तो यही इसी के कारण जब उसे जरा गड़ता है तो पानी बाहर के फेंक जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाता है, तो वही यूज होता है। तो वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे, बीपीएससी का कौन सा है, तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड पे वो काम करता है। बटर से जब हम लोग मिल्क निकालते हैं, मतलब मिल्क से जब हम लोग बटर निकालते हैं, ठीक है, मिल्क से जब हम लोग बटर निकालते हैं तो वो भी इसी मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जो आपका टेस्ट किया जाता है लैब में, चाहे आपका यूरिन टेस्ट हो, ठीक है, चाहे आपका ब्लड टेस्ट हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। यूरिन में भी बहुत सारा कंपोनेंट होता है, ब्लड में भी बहुत सारा कंपोनेंट होता है। तो जो यूरिन टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। तो वॉशिंग मशीन, मिल्क वाला कंसेप्ट और ये लैब वाला कंसेप्ट, यूरिन हो चाहे ब्लड हो, ये सब में आपका ये चीज यूज होता है। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी बस अभी इतना याद रखिएगा, कभी इसको हम डिटेल में भी समझाएंगे कि जो भी रंगों का रंग, जो मिक्स कोई रंग है, ठीक है, वो मिक्स है किसी आपका सॉल्यूशन में, किसी आपका विलियन में पूरा रंग मिक्स है, ठीक है, तो उस रंगों का पृथक्करण करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्रोमोटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज अच्छे से याद रहा, ये भी पृथक्करण का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपना, कि हमारा क्वेश्चन क्या था। अब कभी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय डिफरेंट फनल। फनल का यूज करके, कीप का यूज करके किसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कीपो या फनल द्वारा अलग होता है। तो पहला है आपका एल्कोहल एंड वाटर। अब जल्दी से बताओ, एल्कोहल एंड वाटर मैंने अभी समझाया था, एल्कोहल एंड वाटर किससे अलग होगा, जल्दी से बताओ। दोनों का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, क्वथनांक बिंदु अलग अलग है। तो ये डिस्टिलेशन आसवन मेथड से वो अलग होगा, डिस्टिलेशन से। सॉल्ट एंड वाटर, अगेन सॉल्ट एंड वाटर को तो सबसे पहले आप वेपोराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सॉल्ट चाहिए आपको, वाटर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, सॉल्ट चाहिए वाटर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, वेपोराइजेशन, नमक बनाओगे। अब मान लीजिए कि आपको पानी चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए और आपको सॉल्ट नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, फिर डिस्टिलेशन करोगे, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि पानी जब चाहिए होता है हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड वाटर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल एंड वाटर दोनों का क्या है, दोनों अघुलनशील है, और जब भी अघुलनशील होता है हम लोग फनल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मेन चीज आपको याद रखना, तो मैंने ऑप्शन को भी आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है, काफी देर हो गया। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द कलर कंपोनेंट, मैंने अभी बताया था, रंगीन चीजों के रंगों को पृथक्करण करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो क्रोमोटोग्राफी यूज करते हैं। डिस्टिलेशन बना दिया, सब्लिमेशन बना दिया, क्रिस्टलाइजेशन भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी, ठीक है। अगर सी से हमें सॉल्ट निकालना है, ठीक है, समुद्री जल से अगर हमें सॉल्ट निकालना है, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, इवोपोरेशन या कंडेंसेशन। तो ये होगा आपका इवोपोरेशन, वाष्पीकरण मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें पानी चाहिए होगा समुद्री जल से, स्वस्थ प्योर जल चाहिए होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ, कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग ये वाला मेथड यूज नहीं करते, मतलब अभिकेंद्रीय बल वाला, हम लोग जो अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो हम लोग मेथड यूज नहीं करते। कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन में करते हैं, दूध से मक्खन निकालने में करते हैं, मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों, ऐसा तो हमने कुछ बात नहीं किया था, प्रयोगशाला में हम लोग करते हैं, तो इसमें बस हम लोग नहीं करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल सेपरेट वाटर फ्रॉम टर्बिड। देखो अब यहां याद रखना कि टर्बिड ही लिखा आएगा भाई, सब ये ऐसे ही लिखा हुआ था हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है। टर्बिड मतलब होता है पानी,
और पानी के साथ क्या होता है, मिट्टी मिला के जो गाद हो जाता है, गाद हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइप की चीज को आप कैसे अलग करोगे? तो सिंपल है, आपका जो जब भी आप पहले जमाने में क्या आता था, फिल्टर आता था, कैंडल वाला आता था ना, तो इस टाइप का जब गंदे पानी होगा, ठीक है, सेपरेटिंग फनल कोई यूज ही नहीं है। सेपरेटिंग फनल में हम लोग तो आग घुलनशील चीज का करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन का क्या करते हैं, हमने बताया था, जब दो पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का कोई इसमें काम नहीं है। फिल्ट्रेशन का याद रखिएगा, सिंपल इसमें फिल्ट्रेशन, गंदा पानी टर्बिड वाटर मतलब गंदा पानी को सिंपल साफ करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज वो होंगे जो ये नहीं पढ़े हुए। उसके बाद व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, ये शायद आपको मैंने पहले ऑस्मोसिस पढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आप आजकल आता है ना घर में, ठीक है, एक्वागार्ड ये सब आता है, उसमें देखना रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा रहता है। तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए अब जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, कभी इसको मैं डिटेल में भी समझा दूंगा, बट अभी एटलीस्ट इसका क्वेश्चन बस याद रखिए। उसका 18, व्हाट इज द प्रोसेस सेपरेटिंग हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया था, ठीक है, जब आपको मैंने ये करवाया था, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब जब मैंने आपको करवाया था, ठीक है, मेटलर्जी जब मैंने चैप्टर आपको करवाया था, ठीक है। तो सिंपल है, जब आपको मान लीजिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, जल से हाइड्रोजन को कैसे, मान लो ये H2O है, ठीक है, इसमें से मुझे H चाहिए, तो कैसे आप निकालोगे इसका, आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोजन जो है आपका H+ के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आयन में टूट जाएगा H2O, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूस द रेट ऑफ इवापोरेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण, ये सब ग्रुप डी के क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 के एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर सकता है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन कौन कम कर सकता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है, आपका इवापोरेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर देते तो इवापोरेशन और ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर, इससे भी आपका रिडक्शन तो एटलीस्ट नहीं होगा। रिडक्शन जो होगा आपका, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता है, आप सिंपल सा समझो, अगर आपके वातावरण में, ठीक है, नमी अगर ज्यादा हो गई, ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब अगर नमी अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, नमी अगर ज्यादा हो गया, आर्द्रता अगर ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो इवापोरेशन का रेट है वो घट जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है, समझे। ह्यूमिडिटी मतलब आपका होता है आर्द्रता, आर्द्रता मतलब आपका वायुमंडल में पानी का कितना मात्रा है। अगर पानी का मात्रा अगर बढ़ गया तो सिंपल है, जो पानी ऊपर जाएगा वो कम जाएगा, ठीक है, तो इसका ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, और बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ था, यहाँ से अभी वाष्पीकरण होता है, तो सरफेस एरिया बड़ा कर दोगे तो और ज्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा। तो दो तो आप ऐसे ही इसको हटा सकते थे, ठीक है। डैश इज ए सरफेस फेनोमेना, कौन सा है जो सतही घटना है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दो चीज मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक ये होता है उबलना और एक होता है आपका वाष्पीकरण। उबलना जो होता है ये आपका एक होल प्रोसेस होता है, ये सतह प्रोसेस नहीं होता। मान लो कोई चीज को आप उबालते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर उबल रहा होता है, वो नीचे से लेकर ऊपर। तो याद रखना, होल प्रोसेस किसमें होता है, ठीक है, पूरा होल प्रोसेस। तो ये होता है उबलना, ठीक है, उबलना। बट बोलेगा सतह वाला प्रोसेस कौन सा होता है, सरफेस फेनोमेना कौन सा होता है, जैसे वेपोरेशन होता है, मतलब आपका जो इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो नीचे से पानी उड़ाता नहीं है, कि ऊपर से पानी धीरे धीरे गर्म होकर उड़ते रहता है। पर जो बॉइलिंग होता है वो नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर बोलेगा कि सतही, ठीक है, सतही फेनोमेना कौन सा है, घटना कौन सा है, तो इवापोरेशन। और अगर पूरा टोटल मतलब पूरा होल फेनोमेना में कौन सा आता है, तो वो है आपका बॉइलिंग, ठीक है। तो ये था, आई थिंक टोटल हो गया आपका क्वेश्चन। काफी देर हो गया, बट मुझे लगता है मेरा मेहनत सफल रहा। बस आप लोग इसको अपना बना लीजिएगा, जो भी चीजें मैंने बताया उसको बस आप समझ लेना है। एक बार में नहीं होगा, 1 से 2 बार देखोगे चीजें आपको याद हो जाएगी। प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, आप समझ लो, आपके यूट्यूब पे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस करना इनफ नहीं रहता है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में लाना है, आप खुद समझदार हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।